तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने जा रहे हैं। उसमें भी मैंने तीनों टॉपिक को इंडिविजुअली पिक किया है। सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले पोर्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस वाले पोर्शन की, एंड लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को ई नॉट सेल भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लगाना है, मतलब एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा जी नॉट सेल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसको निकालने के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल फॉर्मूला लगा दो। एन का मतलब है कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एफ का मतलब है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम पर मोल, एक्चुअल वैल्यू है 96487, पर ये राउंड ऑफ करके हम लोग ये यूज़ करते हैं। ई नॉट सेल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि अभी अभी हमने देखा है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन लगाते हैं हम तब जब हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालना होता है। तो जनरल फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू सी। क्यू सी का मतलब रिएक्शन कोशेंट, जो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा। सो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब इस नेचुरल लॉग को लॉग में बदल रहे हैं बेस 10 पर, तो इट विल बी ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू सी। नेक्स्ट इसके बाद 298 केल्विन पर अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं तो आप टेम्परेचर को 298 रख दीजिए, पूरा फॉर्मूला बन जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू सी, जहाँ पर क्यू सी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो। मतलब जनरली हम देखेंगे कि एनोड का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो पहले आएगा और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन बाद में आएगा नीचे की तरफ। नेक्स्ट इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी सेल निकालो। जैसे हमने डेल्टा जी नॉट सेल निकाला था माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगा के, वैसे हम निकाल सकते हैं डेल्टा जी सेल माइनस एन एफ ई सेल लगा करके, और ई सेल हम निकाल लेंगे नर्स इक्वेशन के जरिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल जीरो हो जाता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जीरो हो जाता है जी। सेल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आएगी तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन के बीच में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का एज सच चेंज नहीं आ रहा होगा। तो डेल्टा जी सेल भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ई सेल जीरो है तो डेल्टा जी सेल भी जीरो है। अब आप नर्स इक्वेशन में इसको पुट कर दो। नर्स इक्वेशन 298 केल्विन पर हमारा था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू सी। अब जब इक्विलिब्रियम आ गई होगी तो ई सेल जीरो हो जाएगा, क्यू सी के सी के बराबर हो जाएगा, मतलब ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के सी, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इधर ला रहे हैं और ई नॉट सेल के बराबर रख रहे हैं। अगले पेज पर देखें 0.059 बाई एन लॉग के सी ई नॉट सेल के बराबर हो गया, तो लॉग के सी कितना हो जाएगा? एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। बेस 10 है तो के सी निकालने के लिए 10 की पावर एन ई नॉट सेल बाई 0.059 करना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे रिवाइज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाले पोर्शन को रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जी स्टार से रिप्रेजेंट होता है, ये एल बाई ए हम से डिनोट होता है। एल जहाँ पर है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। यूनिट निकालेंगे तो पर मीटर पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा, रो एल बाई ए या रो जी स्टार बोल सकते हो, और इसकी यूनिट होती है ओम, ओमेगा से भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, सो जी इक्वल्स टू 1 बाई आर, और आर को हमने लिख दिया रो एल बाई ए। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट का जस्ट उल्टा होगा, ओमेगा इनवर्स, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को उल्टा भी पढ़ देते हैं मोंगो, या फिर साइमन लिख देते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी, रो, या फिर इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो रो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो ये हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल या आर अपॉन जी स्टार भी लिखा जा सकता है। यूनिट निकाले तो ये ओम और ये मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे अब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कापा सिंबल से डिनोट होता है। अब जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, उसी तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। सो कापा हो जाएगा 1 बाई रो, और रो को लिख दिया मैंने आर ए बाई एल, एल ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। 1 बाई आर है कंडक्टेंस जी, एल बाई ए है सेल कांस्टेंट जी स्टार। तो एक बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है कापा इक्वल्स टू जी जी स्टार, ये दिमाग में रहता भी है, या कापा इक्वल्स टू 1 बाई आर जी स्टार, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिट निकाले तो रेजिस्टिविटी की यूनिट का जस्ट ऑपोजिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट का ऑपरेट करेंगे तो साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम से डिनोट करते हैं इसको। मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है कापा इंटू 1000 बाई एम, मोलैरिटी, कापा इंटू 1000 बाई एम बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब कापा जो है ना साइमन पर सेंटीमीटर में। बाई चांस क्वेश्चन में चालाकी करी जाए और कापा दे दे साइमन पर मीटर में, तो आप फॉर्मूला चेंज कर दो और ये फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई एम। मतलब यही 1000 जो ऊपर था अब वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलैरिटी से। खैर
अगर कापा साइमन पर सेंटीमीटर में तो जो लैम्डा एम की यूनिट आएगी वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और वही अगर कापा आपने साइमन पर मीटर में रखा है तो लैम्डा एम की जो यूनिट आएगी वो आएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब जिस तरह से आपने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा है वैसे ही आप पढ़ोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के डिफरेंस में बस इतना सा ही अंतर है कि जहां आप मोलैरिटी रख रहे थे वहां आप नॉर्मेलिटी रख दो। लाइक लैम्डा ई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कापा इंटू 1000/n या कापा इंटू 10⁻³ कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कापा अगर साइमन पर सेंटीमीटर में तो ये फॉर्मूला लगेगा जी, 1000 ऊपर रहेगा, और वही अगर कापा साइमन पर मीटर में तो 1000 नीचे रहेगा। ओके, अब इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? लैम्डा ई की यूनिट निकल के आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये पार्ट सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा कि जब आप लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लीनियरली डिक्रीजिंग है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हाइपरबोलिक होता है। मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एक इक्वेशन होता है, मतलब वो है डेबाय-हकल-ऑन-सांजर इक्वेशन। नाउ दिस इज ओनली वैलिड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। सो दिस इज ओनली वैलिड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, या कोई भी आयनिक सॉल्ट फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, कुछ भी हो सकता है बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे दो ही चीज़ें आती है, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वीक एसिड जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आप लोग जानते हैं उनमें से एक एसिटिक एसिड मैंने रख दिया, और वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड रख दिया हम लोगों ने। अब आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ है, ये कभी ना कभी जा करके लैम्डा एम एक्सेस को कट करेगा। जहां कट करेगा वहां कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मेजर की गई मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। सो लैम्डा एम नॉट आपको मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से। मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली निकालना संभव है, क्योंकि ये ग्राफ कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही इसको। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ चूंकि हाइपरबोलिक है तो ये कभी भी लैम्डा एम एक्सेस को कहीं कट नहीं करेगा। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो रहा होगा तब भी नहीं कट करेगा। तो यानी कि ग्राफ के जरिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकाल नहीं सकते। इसी के लिए हमारे इसी पूरे चैप्टर में पढ़ाया गया है कि कोलरॉशस लॉ नाम का एक टॉपिक आया था जिसके जरिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज लैम्डा एम नॉट? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज मेजर्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अब आगे ये सारी बातें मैंने लिख दी कि लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन देयरफॉर बी ऑब्टेन्ड यूजिंग कोलरॉशस लॉ। क्यों नहीं मेजर किया जा सकता वो मैंने समझा दिया, अभी पढ़ लीजिएगा आप। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब हम निकाल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, हमें लगाना होगा कोलरॉशस लॉ। कोलरॉशस लॉ हमारा क्या कहता है? कोलरॉशस लॉ कहता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू जो इलेक्ट्रोलाइट की आएगी वो सभी आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, उससे जितने आयंस मिल रहे हैं उन सारे ही आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को ऐड ऑन कर दो, आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सो जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड का निकालना है तो इसके आयन कौन से हैं? अनायन है एसिटेट और कटायन है H+। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट प्लस H+ जोड़ देने से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का मिल जाएगा। NH4OH का निकालना चाहो तो NH4+ का और OH- का लैम्डा एम नॉट जोड़ दो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अक्सर एक सवाल आता है कि 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दे दिए जाएंगे आपको और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट पूछा जाएगा। यही फेमस क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड्स 2026 के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस सवाल पर गौर करें जरा। लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है सोडियम एसिटेट का, तो सोडियम एसिटेट में कौन से आयन है? एसिटेट और Na+, मतलब इन दोनों के सम के बराबर इसकी वैल्यू रही होगी। ठीक है सर। लैम्डा एम नॉट HCl का दिया हुआ था, मतलब ये HCl का लैम्डा एम नॉट किसके बराबर होगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ H+ और लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl- के बराबर। उसी तरह से NaCl का भी दिया हुआ था। ये 3 वैल्यू सवाल में गिवन है आपको। सो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl किसके बराबर था? लैम्डा एम नॉट ऑफ Na+ और लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl-। अब तुमसे कहेगा कि इन 3 की मदद से तुम एसिटिक एसिड का लैम्डा एम नॉट निकाल के दे दो, CH3COOH। तो अभी हमने पढ़ा था कि एसिटिक एसिड का अगर निकालना है ना तो अपने को 2 आयन चाहिए, CH3CO- और H+। अब देखो CH3CO- कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से पहले वाले से मिल जाएगा, और H+ कहाँ से मिल जाएगा? दूसरे वाले से। यानी कि हमें करना क्या चाहिए कि पहले और दूसरे को जोड़ देना चाहिए। पर बच्चों जब हम जोड़ रहे हैं तो ये आयन जो अपने को चाहिए था वो तो मिल रहा है, साथ में Na+ और Cl- का भी लैम्डा एम नॉट फालतू में मिल जा रहा है। तो उसके लिए हम ये तीसरे वाले को घटा देंगे, Na+ और Cl- को। मतलब हमारा इक्वेशन बन गया कि पहले दूसरे को जोड़ करके तीसरे को घटा दिया जाए तो सिर्फ सोल्यूशन में ये वाला आयन बचेगा एसिटेट और ये वाला आयन बचेगा H+, तो आपको मिल जाएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर भी मुझे एज अ टीचर तो याद ही रहता है, आप बच्चों को भी याद होना चाहिए, कॉम्पिटिशन में भी ये डायरेक्ट दिख
जाता है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मे भी यही आंसर आप भी कंफर्म कीजिएगा। ओके, अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो अल्फा। अल्फा निकालने के लिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना कि वो कितना परसेंट आयनाइज है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू जो कि आप निकाल सकते हो कप्पा इंटू 1000/m से, उसको निकाल लो। लैम्डा एम नॉट कोलरॉशर लॉ से निकाल दो, या तो दिया होगा सवाल में, रेशियो ले लो, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट आयनाइजेशन या परसेंट डिसोसिएशन। अब पूछ सकता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो बच्चों एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्लास 11 से ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो Ka है वो निकाला जा सकता है C∝² अल्फा से। आप जान रहे होगे इसको, भली भांति जान रहे होगे। जहां पर अल्फा आप यहां से निकालिए, पुट कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, मतलब मोलारिटी देगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाले पोर्शन को। लास्ट पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर आप जानते हो, इसमें तीनों पार्ट को मैंने इंडिविजुअली अलग लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड 2 लॉज ही इंपॉर्टेंट है जी, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वर्बली सुन लीजिए। कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जिस भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो मान लीजिए चार्ज Q है और मास W है, तो W Q के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट Z आएगा। Z को बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको निकालने का फॉर्मूला है उसके उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास को फैराडेज कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, EM/F 96500 से डिवाइड कर दो उसके इक्विवेलेंट मास को। बाई चांस अगर इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं आता है तो वो हो जाएगा मोलर मास बाई n फैक्टर या मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए कि जनरली आयंस के लिए तो उनका चार्ज ही n फैक्टर होता है, पर 3 गैसेस दिमाग में छापिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस, H2 गैस, Cl2 गैस, O2 गैस। H2 और Cl2 गैस का n फैक्टर 2 है, O2 गैस का n फैक्टर 4 है। तो जब भी ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के सवाल आएंगे ये वाले n फैक्टर यूज कीजिएगा। क्या बोला था मैंने, हाइड्रोजन गैस n फैक्टर 2, क्लोरीन गैस n फैक्टर 2, O2 गैस n फैक्टर 4, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर Q है चार्ज, कूलॉम में रखना है। चार्ज Q को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम, लेकिन करंट होना चाहिए एम्पियर में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। ठीक है सर, समझ आ गया। अब आते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ को थोड़ा एलैबोरेट कर दिया मैंने। अब आपने बोला Z होता है मोलर मास बाई n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट, मैंने वो रख दिया। जरा ध्यान दीजिए, मास को मैंने मोलर मास से डिवाइड किया, W/mm, इस मोलर मास को इधर ला दिया तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। कितना नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, गिवन मास बाई मोलर मास, जो कि बचा होगा किसके बराबर, Q/वैलेंसी फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, कई बार कंपटीशन के क्वेश्चन में CBSE में तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने गैस के डिपॉजिट हुए, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि कितने मोल गैस डिपॉजिट हुआ, क्योंकि अगर जब तक गैस के नंबर ऑफ मोल नहीं निकालोगे उसका वॉल्यूम एट STP नहीं बता पाओगे। मोल्स निकालने के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, चार्ज कितना था वो चेक कर लो अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट और 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम एट STP मिल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सर होता है मोल्स इनटू n फैक्टर, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो ये मोल्स दिख रहा, ये n फैक्टर है, इसको इधर ले आओ तो मोल्स इनटू n फैक्टर जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, Q/F। तो याद रखो कितने इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुए थे, ये जानने का तरीका है Q/F। क्या, Q/F। अब देखते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ कहता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो जो रेशियो ऑफ मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। ऐसा तभी हो सकता है बच्चों जब सीरीज में कनेक्शन हो, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन होगा तो Q सेम होगा, Q मतलब IT सेम होगा। तो W1 हो जाएगा आपका Z1 IT और W2 हो जाएगा Z2 IT। तो भैया IT खत्म, तो W1/W2 Z1/Z2 मिलेगा। और Z क्या होता है, EM/F, F तो कैंसिल हो गया, EM1/EM2। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।